नमस्कार। प्रथम अध्याय भोजन और मानव स्वास्थ्य हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा अध्याय मानव तंत्र इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चैप्टर बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार 6 अंकों का है। इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। पहला प्रश्न रहेगा वो 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा और जो दूसरा प्रश्न रहेगा उसमें 2 भाग रहेंगे। पहला 2 नंबर का और दूसरा 3 नंबर का, यानी दूसरा प्रश्न 5 नंबर का और एक नंबर का है। टोटल 6 अंक का यह अध्याय है। अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसकी रूपरेखा देखते हैं। मानव तंत्र इसका नाम कैसे दिया गया है। तो हमारे शरीर के संगठन की बात करें कि हमारा शरीर बना कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले परमाणुओं से मिलकर के अणु बने और अणुओं से यौगिक बने। परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से मिलकर के कोशिका का निर्माण हुआ, जिसको सेल कहते हैं। ये जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की या हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक भवन का निर्माण ईंट और पत्थरों को जोड़ करके किया जाता है, उसी तरह से मानव शरीर का निर्माण एक कोशिका के मिलने से होता है। समान प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो इनसे उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तक बनते हैं, उत्तक को बोलते हैं टिश्यू। जैसे पेशी उत्तक, अस्थियां भी उत्तक है। रक्त जो होता है ये भी एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसके अलावा उपकला उत्तक, श्लेष्मा और खूब सारे उत्तक होंगे। ये उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। अंग, ऑर्गन। अंगों के अंदर खूब सारे अंग हैं। जैसे पाचन तंत्र के अंदर लेते हैं तो आमाशय हो गया, ये भी एक अंग है। यकृत एक अंग है। इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, ये खूब सारे अंग हो जाएंगे। अंगों से मिलकर के तंत्र का निर्माण होता है, सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे खूब सारे तंत्र हैं हमारे शरीर के अंदर। ये यहीं से ही इस चैप्टर का नाम दिया गया है मानव तंत्र। तंत्र मिलकर के, खूब सारे जो तंत्र हैं वो आपस में मिलकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं, यानी होल बॉडी का निर्माण होता है। ये ध्यान में रखना है कि शरीर के संगठन की बात करें, इसका निर्माण कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो परमाणु, अणु और यौगिक मिलकर के कोशिकाएं बनी। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं से उत्तक बने, जैसे पेशी, रक्त, और उत्तकों से मिलकर के अंग, आमाशय है, यकृत है। अंगों से मिलकर के तंत्रों का निर्माण हुआ, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, खूब सारे प्रजनन तंत्र आदि। और समस्त तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। इस चैप्टर का नाम यहीं से उठाया गया है, तंत्र से। और इसके अंदर कंप्लीट स्टडी जो होगी वो तंत्र की होगी, यानी सिस्टम को पढ़ेंगे। उसमें पहला तंत्र है मानव पाचन तंत्र, जिसका नामांकित चित्र आपको दिख रहा है। यदि क्वेश्चन पूछे पाचन तंत्र का तो आपको उसका विवरण देने के साथ साथ नामांकित चित्र भी बनाना है। यानी चित्र बना करके उसके अंदर आपने जो जो बनाया है, पार्ट्स बनाए हैं, उन सबको नामांकित करना होता है। सबसे पहले प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि भोजन जो ग्रहण करते हैं
उसके अंदर जो मूलभूत अवयव होने चाहिए वो समस्त मौजूद रहने चाहिए। वो अवयव एक बार वापस देख लेते हैं। प्रोटीन 7 अवयव थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर ये अवयव मौजूद रहते हैं। ये अवयव हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। जिस समय ये जाते हैं उस समय ये बहुत ही जटिल अवस्था के अंदर होते हैं और धीरे धीरे मुख से जब हम इनको अंतर्ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश करते हैं, उसके बाद में कई चरणों से गुजरते हैं ये और अंत में इनका जब पाचन होता है, इसके बाद में अवशोषण होता है, तो ये अवशोषण योग्य सरल भागों के अंदर टूट जाते हैं, यानी इनका सरलीकरण हो जाता है। ये सरलीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? ये छोटे भागों के अंदर टूटते हैं और लास्ट में इनका अवशोषण कैसे होता है, वो सारा का सारा हम पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके नामांकित चित्र को देख लेते हैं। इसका प्रारंभ मुख से हो रहा है। यहाँ से हम बाह्य वातावरण से भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी शरीर के अंदर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है बाहर से भोजन अंतर्ग्रहण का। मुख के तुरंत पश्चात अंदर की तरफ 2 होठों से और 2 गालों से घिरी हुई जो कैविटी अंदर खाली गुहा रहती है उसको बोलते हैं मुख गुहा। यहाँ से भोजन मुख गुहा में आ जाता है। इसकी क्रियाविधि बाद में पूरी विस्तार से देखेंगे और समस्त अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे। एक बार इसके चित्र को देख लेते हैं। वहाँ पर जीभ के साथ में भोजन घूमता है, लसलसा बनता है, उसको बोलस भी बोलते हैं। और यहाँ 3 ग्रंथियाँ भी होती है। कान के पास में पाचक रस स्रावित करने वाली एक ग्रंथि होती है जिसको कर्ण पूर्व ग्रंथि बोलते हैं। इसके नीचे की तरफ, जीभ के नीचे की तरफ अधोजंब और अधोजिह्वा ग्रंथियाँ होती है, यानी 3 ग्रंथियाँ हो गई है। ये मुख और मुख गुहा के पास में होती है, कान के पास और जीभ के नीचे जबड़े के अंदर। फिर इसके बाद में जैसे ही भोजन लसलसा बोलस बन के आगे गुजरता है तो आ जाती है ग्रसनी। यहाँ भोजन प्रवेश करता है, जो येलो रंग में दर्शाई गई है ये होती है ग्रसनी। इस ग्रसनी से आगे की तरफ भोजन आएगा लंबी नली के अंदर। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। इसको बोलते हैं ग्रसिका। यहाँ भोजन क्रमांकुंचन गति से आगे बढ़ता रहता है और इससे भोजन सीधा ही प्रवेश कर जाता है। जो बड़ा थैलेनुमा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आमाशय, स्टोमक। इसके अंदर भोजन आ जाता है। यहाँ भोजन का ज़्यादातर पाचन होता है। इसके बाद में इस आमाशय के ठीक पास में होता है अग्नाशय और यकृत। यकृत के अंदर पित्ताशय होता है और पित्ताशय से पित्त रस भोजन के अंदर छोड़ा जाता है। आमाशय से निकलते ही भोजन एक लंबी गुंथी हुई नली के अंदर प्रवेश करता है, जो चित्र में आपको दिख रही है। इसको बोलते हैं छोटी आंत और ये छोटी आंत का सबसे आगे का सिरा है जिसको अग्र शुद्रांत्र कहा गया है। इसके अंदर भोजन घूमता रहता है। घूमता घूमता अंत के अंदर बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है जिसको वृहद आंत्र या बड़ी आंत्र कहा गया है। इसके सिरे के ऊपर एक छोटी कृमि के रूप में एक अवशेषी अंग है, उसको कृमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं। और यहाँ से बड़ी आंत अंत में मलाशय के अंदर खुलती है और मलाशय के अंतिम सिरे के ऊपर गुदा द्वार होता है। यहाँ से बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को गुदा नाल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये चित्र की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र की परिभाषा यदि हमें पूछ ले परीक्षा के अंदर कि पाचन तंत्र को परिभाषित करो, तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान से इसको समझना है।
ये जो हमने भोजन ग्रहण किया ये जटिल खाद्य पदार्थ थे, इनको सरल खाद्य पदार्थों के अंदर तोड़ा जाता है, यानी भोजन के सरलीकृत खाद्य पदार्थों में तोड़ने के बाद में इसके अंदर खूब सारे अंग और ग्रंथियां सम्मिलित होती है, वो सामंजस्य के साथ कार्य करती है और हमारा भोजन पचता है। इसी को ही मानव पाचन तंत्र कहते हैं। तो परिभाषा के अंदर आप लिखोगे कि भोजन को सरलीकृत करने हेतु उसको अवशोषण योग्य बनाने हेतु इसमें कई अंग व ग्रंथियां सामंजस्य से या सम्मिलित रूप से कार्य करती है। उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अंतर्ग्रहित भोजन के अंदर जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको अवशोषण योग्य सरलीकृत किया जाता है। उसमें जो अंग और ग्रंथियां काम आती है वो पाचन तंत्र कहलाता है। यानी जो भोजन हम ग्रहण करेंगे उस भोजन के अंदर जटिल खाद्य पदार्थ होंगे, जटिल पोषक पदार्थ होंगे और बड़े अणु होंगे। इनको तोड़ा जाता है छोटे अणुओं के अंदर तोड़ते हैं और पाचन योग्य यानी सरल टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है। वही काम पाचन तंत्र करता है। इसके अंदर अंग और ग्रंथियां सम्मिलित होती है, ये ध्यान रखना है। और इस क्रिया के लिए जो छोटे पदार्थों के अंदर इसको तोड़ा जाता है, इस काम को करने के लिए इसमें एंजाइम होते हैं, ये सहायक होते हैं। ये एंजाइम क्रिया करते हैं जिससे जटिल भोज्य पदार्थ सरल छोटे सूक्ष्म पदार्थों के अंदर टूटता है। ये छोटे बन जाते हैं और घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। घुलनशील। तो ये पाचन तंत्र की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। वैसे चित्र के अंदर आ गए हैं सारे अंग, फिर भी आपको पूछा जाए कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम बताइए, तो आपको क्रम से नाम बताने हैं। यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, जहाँ से हम भोजन अंदर लेते हैं वहाँ से लेकर के मलाशय तक जिस क्रम से भोजन चलता है उसी क्रम से उसके अंगों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, तो पहला अंग हो जाएगा हमारा मुख। इंग्लिश में मुख को कहते हैं माउथ। जैसे ही मुख से भोजन ग्रहण किया, भोजन जाता है मुख गुहा के अंदर और मुख गुहा से आगे बढ़ते ही आ जाती है ग्रसनी। तो दूसरा आ जाएगा ग्रसनी, जिसको फेरिंक्स कहते हैं। ग्रसनी से भोजन आगे बढ़ता है तो जो लंबी नलिका दिख रही है उस नलिका के अंदर भोजन आता है, इसको बोलते हैं ग्रास नली, या तो ग्रास नली या ग्रसिका, ईसोफेगस। ग्रास नली से भोजन आगे बढ़ते ही आमाशय आ जाता है, तो अगला अंग हो जाएगा आमाशय, स्टोमक। आमाशय के भी वैसे 3 भाग होते हैं। जब इनके अंगों की विस्तृत व्याख्या करेंगे तब सारे आ जाएंगे। और आमाशय से भोजन निकलते ही छोटी आंत में प्रवेश करता है,
छोटी आंत, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटी आंत से जब भोजन आगे निकलता है तब आ जाती है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत से भोजन अवशोषित होता हुआ लास्ट में मलाशय में प्रवेश करता है। रेक्टम, मलाशय के अंतिम द्वार को गुदा कहते हैं। तो ये हो गए पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। यहाँ से भोजन गुजरता है, एक क्रम से बताए गए इनको, भोजन को अंदर ग्रहण करने से लेकर के लास्ट तक का पूरा क्रम है। मुख, जिसको माउथ कहते हैं, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, यहाँ ध्यान रखना, पहले ग्रसनी आएगी, फिर ग्रसिका या ग्रासनली, ईसोफेगस, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, और मलाशय यानी रेक्टम। ये तो हो गए मानव पाचन तंत्र के अंग। परिभाषा में हमने देखा था कि इसमें अंग और ग्रंथियां सम्मिलित रूप से सामंजस्य पूर्वक कार्य करती हैं। तो अंगों के बाद में देख लेते हैं ग्रंथियां, कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती है जो पाचन तंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। तो 3 मुख्य ग्रंथियां होती है यहाँ पर। पहली, जैसे ही हमने भोजन अंदर लिया, या कभी कभी हम देखते हैं जब ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और कुछ स्वादिष्ट खुशबू आती है हमें, तब भी मुंह के अंदर पानी आ जाता है। और जब भोजन ग्रहण करते हैं तब भोजन सूखा सूखा होता है, लेकिन उसको ग्रहण करने के बाद में थोड़ा सा चबाते हैं तो वो लसलसा बन जाता है। उसके लसलसा बनने का कारण जो होता है वो हमारी लार ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथि लार स्रावित करती है। तो पहली ग्रंथि होगी भोजन के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाती है पाचन में, वो है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं सैलाइवरी ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड। फिर हम बात, पहली ग्रंथि होगी लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि जो चित्र में भी है, यकृत, लीवर, आमाशय के पास में होती है, ये यहाँ दिख रही है यकृत यानी लीवर। तो लार ग्रंथि और दूसरी यकृत ग्रंथि, और तीसरी ये भी चित्र में दिख रही है अग्नाशय। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ये तीनों ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है। लार ग्रंथि, लार में खुद में भी 3 जोड़ी होती है, ये एक कान के पास में कर्णपूरव, और दूसरी और तीसरी अधोजंब और अधोजीवा ग्रंथियां, ये तीनों लार ग्रंथियां होती है। फिर यकृत, और तीसरी है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो ये ग्रंथियां भी होगी। अब पाचन तंत्र के अंग और ग्रंथियों के नाम पूछे केवल, तब आपको केवल नाम देने हैं। 7 प्रमुख अंग और 3 प्रमुख ग्रंथियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं, यानी 7 अंग हैं और 3 ग्रंथियां हैं, अब इन सब को हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे ही भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन आगे बढ़ता है, उसका अवशोषण और उसके पाचन को नियंत्रित करने के लिए या उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए ग्रसनी के अंदर क्रमांक कुंचन गति होती है। एक तो क्रमांक कुंचन गति को ध्यान में रखना है आपको, क्रमांक कुंचन गति होती है। दूसरा, भोजन हमने ग्रहण किया, किस वेग से आगे जाएगा, बढ़ेगा, इसके लिए कुछ समवर्णी पेशियां होती है। समवर्णी पेशियां यानी स्फिंक्टर्स कहते हैं इसको, स्फिंक्टर्स। ये भोजन की गति को निर्धारित करते हैं। किस वेग से भोजन आगे बढ़ रहा है, उसका अवशोषण हो रहा है, तो उसको रोका जाए या आगे बढ़ने दिया जाए। तो समवर्णी पेशियां और क्रमांक कुंचन गति, यह भी पाचन तंत्र के ही 2 भाग हैं, इसी में ही आते हैं ये दोनों।
अब हम देखते हैं इसका पहला अंग। पहला अंग था मुख या माउथ। वैसे ये एक ही अंग है, इसको हम बाहर से भी देख सकते हैं, बाकी वाले सारे अंग हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं। तो ये वातावरण से भी बाहर से दिखता है मुख। इसकी करीब करीब संरचना तो हमने देख रखी होती है। इससे भोजन अंतर्ग्रहित होता है, यानी अंतर्ग्रहण का प्रथम अंग है ये। बाहर से हम भोजन शरीर के अंदर लेते हैं, इसके बाद में भोजन आहार नाल के अंदर प्रवेश करता है। आहार नाल के बारे में बताया नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। ये एक पॉइंट छूट गया था, आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? वैसे सारा पढ़ा वही आहार नाल है, यानी मुख से जो भोजन अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण से लेकर के इन सारे रास्तों से होकर के गुजर करके लास्ट में जब गुदा तक आता है तो इस पूरे के पूरे रास्ते को आहार नाल कहते हैं। यानी मुख के अंतर भोजन में मुख के अंतर्ग्रहण से लेकर के जो गुदा द्वार तक है ये रास्ता है, इसको आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी अंतर्ग्रहण से लेकर के अपशिष्ट पदार्थों के बाहर त्यागने तक के संपूर्ण रास्ते को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मल द्वार तक जाती है और इसकी लंबाई हम अनुमानित लंबाई लेते हैं लगभग 8 से लेकर के 10 मीटर तक लंबी होती है। ये हमारे शरीर के अंदर लिपटी हुई रहती है, गुंथी हुई रहती है, हमें दिखती नहीं है। बाकी ये 8 से लेकर के 10 मीटर तक लंबी है। उसमें से ज़्यादातर हिस्सा तो इन आंत का ही है, छोटी आंत और बड़ी आंत का। बाकी तो छोटे छोटे अंग होते हैं। ये लंबाई के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। टोटल लंबाई इसकी औसत लंबाई बताई गई है 8 से लेकर के 10 मीटर तक। इसको एक दूसरा उपनाम और दिया गया है, पोषण नाल, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसी से ही हमारे शरीर को पोषक तत्व या पोषण प्राप्त होता है, इसलिए इसको पोषण नाल भी कहते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। तो आहार नाल के कार्य भी देख लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या कार्य हैं आहार नाल के। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। भोजन को सबसे पहले जो हमने भोजन लिया है इसको सरलीकृत करना, सरलीकृत करके पचाना। सरलीकृत करके पचाना भोजन को, ये आहार नाल का प्रमुख कार्य होता है। भोजन जटिल भोज्य पदार्थ थे, उनको तोड़ा जाता है छोटे घुलनशील पदार्थों के अंदर। फिर जो घुलनशील पदार्थों में इसको तोड़ देंगे तो उसका अवशोषण करना, ये इसका दूसरा कार्य होता है। भोजन का घुलनशील पदार्थों के वापस अवशोषण करना। और तीसरा जो सामने दिख रहा है, भोजन को मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंचाना, यानी भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये 3 आहार नाल के प्रमुख कार्य होते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको। यदि पूछे कि आहार नाल के कार्य कौन कौन से हैं बताइए, तो आपको आहार नाल के तीनों ही कार्यों के बारे में बताने हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अंगों के ऊपर। पहला अंग शुरू किया था मुख, और इसकी पहली विशेषता देखिए कि भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, यानी शरीर के अंदर भोजन लेते हैं वो मुख से ही लिया जाता है। अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा ही होता है। और मुख की क्या क्या खासियत होती है इनको विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं हम। तो ये आहार नाल का अग्र भाग होता है जो कि मुख गुहा के अंदर खुलता है। और मुख गुहा जो होती है वो एक कटोरे नुमा होती है। भोजन अंतर्ग्रहण करेंगे हम मुख से, और मुख वापस पीछे की तरफ
मुख गुहा के अंदर खुलता है। इसको चित्र के साथ में समझना है। जैसे ही हमने भोजन लिया, जीभ के साथ में भोजन, पीछे जो कैविटी होती है, खुली कैविटी, उसके अंदर दोनों तरफ हमारे गाल आ जाएंगे और आगे की तरफ होठ आ जाएंगे। बीच का जो स्पेस होता है उसको मुख गुहा बोलेंगे। और मुख गुहा का जो आकार होता है ये होता है एक कटोरे के आकार का, यानी एक कटोरे को बाउल कहते हैं, बाउल शेप होता है, कटोरे नुमा आकार होता है, उसके अंदर भोजन प्रवेश कर लेता है। अब ये हो गया। इसके ऊपर और नीचे की तरफ मुख की बात कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे तालू होते हैं, कठोर तालू होते हैं। ऊपर की तरफ भी तालू रहता है और जो कठोर होता है ये ऊपर वाला होता है। इसको हम हाथ लगा करके भी स्पर्श कर सकते हैं कि ऊपर का जो तालू होता है वो कठोर होता है और नीचे वाला तालू होता है ये होता है कोमल। ये नीचे का तालू होता है, यानी मुख गुहा के ऊपर की तरफ कठोर तालू और नीचे की तरफ कोमल तालू रहता है। इसके अलावा और मुख गुहा में चारों ओर गति कर सकने वाली, ये मुख गुहा है, इसके अंदर ही चारों ओर घूमने वाली, जिससे हम बोल रहे हैं एक पेशी से निर्मित जीवा होती है, यानी जिसको हम जीभ कहते हैं। यानी इसके अंदर स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र पेशी निर्मित जीवा होती है, जीवा या जीभ। ये मुख गुहा के अंदर होती है, पेशी से निर्मित होती है और मुख गुहा के पृष्ठ भाग में ये आधार से जहाँ से जुड़ी हुई रहती है उसका नाम आपको याद रखना है। नाम होता है फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल, यहाँ से जीभ मुख गुहा के पृष्ठ में आधार से जुड़ी रहती है। ये याद रखना है कि हमारी जो जीभ होती है मुख गुहा के अंदर चारों तरफ घूमती है, पेशी से निर्मित होती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है, लेकिन पीछे की तरफ मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार से फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई रहती है। फ्रेनुलम लिंगुअल आपको याद रखना है, या फिर इसको जीवा फ्रेनुलम भी कहते हैं। फ्रेनुलम लिंगुअल को जीवा फ्रेनुलम भी कह सकते हैं, जीवा फ्रेनुलम भी कह सकते हैं। अभी ये मुख गुहा के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए और मुख जो है वो दो मांसल होठों से घिरा हुआ रहता है। ये मुख को खोलने बंद करने जो होठ होते हैं ये मांसल होते हैं, ये मुख को खोलने बंद करने और भोजन को अंतर ग्रहण करने में सहायक होते हैं। बाहर से जब भोजन हम अंदर लेते हैं तो होठों से ही पकड़ा जाता है, तो ये भी मुख गुहा के अंदर मुख के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये पहला प्रमुख अंग जो था हमारा मुख वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके दूसरे अंग के बारे में। मुख आगे जाकर मुख गुहा में खुलता है, जो कि एक कटोरे नुमा होता है। इसमें दो तालू पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ कठोर तालू होता है और नीचे की तरफ कोमल तालू होता है। फिर इसमें स्वतंत्र पेशी से निर्मित एक जीवा पाई जाती है, जो कि पीछे की तरफ फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना से जुड़ी हुई रहती है। ये इतने पॉइंट ध्यान रखने। और दो मांसल होठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने में यानी अंतर ग्रहण के समय सहायता करते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। मुख गुहा कंप्लीट हो गई, होठ हो गए, जीवा हो गई, इसके साथ में एक और खूबसूरत संरचना बची पीछे, दांत। ये पाचन के शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं अपनी। यदि दांत नहीं होते तो हम इतना जो जैसी मर्जी आए भोजन कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो सरल पदार्थों के अंदर तोड़ा जाता है उसमें प्रारंभ तो दांत ही करता है। बड़े बड़े टुकड़े भी आ जाते हैं उनको भी तोड़ता है। तो ये दांत, इनको टीथ कहते हैं और ये अपने जबड़े के अंदर होते हैं। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, दोनों जबड़ों के अंदर कुल मिलाकर के आपने भी पढ़ रखा होगा
32 दांत होते हैं और 32 में से 16 दांत ऊपर के जबड़े में और 16 दांत नीचे के जबड़े में रहते हैं। अब 16 दांतों का हम वर्गीकरण देखेंगे, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है। और ये सभी के सभी जो दांत होते हैं ये मसूड़ों के अंदर रहते हैं, मसूड़ों में रहते हैं, मसूड़ों में यानी इसको गम कहते हैं, गम के अंदर धंसे हुए रहते हैं। अब देखते हैं कि इन दांतों की विशेष करके मनुष्यों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो मानव जीवन की बात करें तो दांतों की 2 विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता, मसूड़ों के अंदर ये धंसे हुए रहते हैं, अंदर हम इनको हाथ से हिलाएं या खींचें तो ये बाहर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये बहुत गहरे गड्ढे के अंदर उगे हुए रहते हैं, तो इसको कहते हैं गर्तदंती। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, यानी गड्ढे के अंदर जो दांत पाए जाते हैं इनको कहते हैं गर्तदंती, और इंग्लिश में कहते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट। मसूड़ों के अंदर ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16 दांत, टोटल 32 दांत होते हैं। ये एक सांचे के अंदर धंसे हुए रहते हैं, स्थित होते हैं। इस स्थिति को ही हम गर्तदंती कहते हैं, यानी मसूड़ों के अंदर एक सांचे में ये फिट रहते हैं। सांचे के अंदर ये सांचा ऐसा होता है, एकदम से अर्धचंद्राकार होता है ये सांचा, इसके अंदर हमारे दांत धंसे हुए रहते हैं। ये हमारे दांतों का पैटर्न है। दूसरी विशेषता इसकी, एक तो गड्ढे के अंदर धंसे हुए हैं और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है हमारी द्विबार दंती। डाइफायोडोंट इंग्लिश में कहते हैं इसको, डाइफायोडोंट। इसका मतलब मानव जीवन के अंदर, मानव शरीर में दांत है ये 2 बार आते हैं, इसलिए इसको द्विबार दंती कहते हैं। पहली बार बच्चे के अंदर जो शुरुआत में दांत आते हैं वो दांत कुछ समय के बाद में गिर जाते हैं, उनको दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, इसलिए द्विबार दंती कहा गया है। ये मानव दांतों की विशेषताएं होगी। आपको पूछे कि मानव के अंदर दांतों की विशेषताएं बताइए, तो दांत गर्तदंती होते हैं, एक सांचे में, गम यानी मसूड़ों में सांचे में व्यवस्थित रूप से फिट रहते हैं, उसको गर्तदंती कहते हैं। और दूसरा 2 बार दांत आते हैं मानव जीवन के अंदर, इसलिए इसको द्विबार दंती कहते हैं। ये दोनों ही मानव के दांतों की विशेषताएं हैं। अब हमने देखा कि 32 दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16। अब देखते हैं कि ये 16 और 16 कैसे व्यवस्थित रहते हैं और ये कितने प्रकार के दांत होते हैं, पूरा वर्गीकरण देखते हैं। इसको दंत सूत्र से याद रखेंगे हम। दंत सूत्र होता है ICPM और M। अपॉन में भी ICPM और M। अब इसमें I क्या है, C क्या है, PM क्या है, M क्या है, ये देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। 21-23 गुणा 2, ये ऊपर भी गुणा हो रहा है, नीचे भी गुणा हो रहा है। 21-23 गुणा 2, ये ऊपरी जबड़े की बात हो रही है और ये निचले जबड़े की। ये ऊपरी जबड़े में भी आधा हिस्सा ऊपरी जबड़े का, इसलिए इसको 2 से गुणा कर रहे हैं ताकि वापस पूरा जबड़ा आ जाएगा। और ये निचला जबड़ा, इसका भी आधा हिस्सा 2 से गुणा करेंगे तो पूरा निचला जबड़ा आ जाएगा। ये अब देखते हैं I क्या है, C क्या है, PM क्या है और M क्या है। दांत हमने जो 32 देखे उनको अलग अलग भागों में बांट रखा है। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक।
ये तो हिंदी के अंदर हो गया, इसमें तो आई, सी, पी, एम और एम कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसकी जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उससे लिया गया है आई, सी, पी, एम और एम। अब कृंतक जो होता है इसको कहते हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर्स, इसलिए आई आ रहा है यहाँ पर। दूसरा रदनक जो होता है इसमें सी आ रहा है, इसको कहते हैं कैनाइंस, इसलिए इससे सी लिया गया है। पीएम प्री मोलर और एम मोलर, प्री मोलर और मोलर। ये अब इनकी संख्या है, आधे जबड़े की संख्या है, 2 से गुणा करेंगे तो पूरे जबड़े की संख्या आएगी। ये भी आधे जबड़े की संख्या है, 2 से गुणा करेंगे तो पूरे जबड़े की संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं आई को। आई होता है ऊपर के आधे जबड़े में 2, इसको 2 से गुणा किया तो 4, इसका मतलब ऊपर के जबड़े में 4 कृंतक होंगे और नीचे भी 4 होंगे, तो 4 और 4 मिला करके 8 हो गए कृंतक या इंसाइजर्स। दूसरा सी यानी कैनाइंस यानी रदनक, रदनक कितने होंगे तो सी ऊपर के आधे जबड़े में 1, तो पूरे जबड़े में होंगे 2, तो नीचे भी 2, तो 2 और 2 4, ये हो गए 8, ये हो गए 4। फिर है अग्र चवर्णक, वापिस 2 आ रहा है, आधे जबड़े में 2, पूरे जबड़े में 4, नीचे भी 4, 4 और 4 8। चवर्णक यानी मोलर, 3 आधे जबड़े में, 3 और 6 ही नीचे 12। अब हम इसकी टोटल करेंगे तो 32 आने चाहिए। 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। ये टोटल 32 दांत आ गए। 32 दांत ही होते हैं, 4 भागों में बांटा, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। चारों की संख्या हो गई, कितनी संख्या होती है 8 4 8 12। अब इनमें एक एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इनके काम क्या क्या होते हैं। कृंतक ये बहुत तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, सबसे आगे की तरफ रहते हैं, इसलिए कृंतक दांत जो होते हैं यानी आई, ये कुतरने के काम आते हैं। कुतरने यानी काटने के, ये काट लेते हैं, कुत्तों के अंदर ये बहुत तेज होते हैं। दूसरा रदनक, इसका काम देखते हैं सी का, ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, चीर फाड़ के काम आते हैं, ये मांसाहारियों के अंदर भी विकसित होते हैं। और तीसरा अग्र चर्वणक यानी प्रीमोलर, ये वैसे चबाने के काम आते हैं। और चौथा मोलर, ये भी चबाने के ही काम आते हैं। ये हो गए इनके काम भी। कृंतक कुतरने यानी काटने के काम आएंगे, रदनक चीरने फाड़ने के, फ्री मोलर चबाने के, और मोलर यानी चवर्णक ये भी चबाने के काम में आते हैं। एक एक पॉइंट इसको आपको और ध्यान में रखना है कि ये शिशु के अंदर कब कब किस अवस्था के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो इंसाइजर है, ये कुतरने वाले दांत, काटने वाले दांत है, ये 6 माह की उम्र में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी बच्चा जब 6 महीने का होता है तब ये दांत आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो कैनाइंस है, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ये लगभग 16 से 20 माह की उम्र का जब बच्चा होता है उस समय ये दांत आने प्रारंभ होते हैं। और तीसरा प्री मोलर्स और चौथा मोलर्स। प्री मोलर्स तो वैसे बहुत लेट आते हैं, 10 से 11 साल की उम्र में आते हैं। ये 10 से 11 वर्ष जब बालक होता है तब प्री मोलर आते हैं। और मोलर जो सबसे लास्ट में जो डाट, इसको डाट भी कहते हैं, ये आती है लगभग 12 से 15 माह के आसपास यानी प्रारंभ हो जाते हैं। ये दांतों का वर्गीकरण हो गया, दांतों के कार्य हो गए, ये कब आते हैं हो गया, इसकी विशेषताएं हो गई। यानी पहला पॉइंट जो पहला अंग हमने लिया था मुख, ये मुख हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद में आगे हम दूसरा लेंगे, वो होगा ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसको फेरिंक्स कहते हैं। और इसमें जो मोलर होते हैं चबाने वाले, इसमें अंतिम मोलर को कहते हैं अक्ल डाट। जो लास्ट का चवर्णक दांत होता है अंतिम, इसको कहते हैं अक्ल डाट। अक्ल डाट
ये लगभग किशोरावस्था के बाद में आती है, 20 साल के बाद में आती है। पहले 28 दांत ही होते हैं, बाद में आते हैं ये 32 बाद में होते हैं। तो ये अक्लडाड कहते हैं इसको, अंतिम संवर्णक दांत को। तो अभी तक हमने पाचन तंत्र शुरू किया था, इसका नामांकित चित्र देख लिया, इसके अंगों को देख लिया, इसकी ग्रंथियों को देख लिया और फिर से अंगों को विस्तार से पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें मुख हो गया है, मुख का पूरा विवरण देख लिया है। मुख के बाद में अगला अंग आएगा ग्रसनी, इसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे और एक एक करके सारे अंगों को देख लेंगे। ग्रसिका, अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इसके बाद में ग्रंथियों को देखेंगे, फिर पाचन की प्रक्रिया देखेंगे कि पाचन इन अंगों के अंदर कैसे होता है और उसका अवशोषण कैसे होता है। तो इसके नोट्स बना लेने हैं आपको और इस चित्र को फेयर के अंदर बनाना है आपको वापिस।